कुछ साल पहले थाईलैंड में एक अजीब घटना घटी थी। 13 बच्चे अचानक से एक खुफिया और खतरनाक गुफा में कैद हो गए थे और 15 से ज्यादा दिन तक उन्हें वहां से निकाला ही नहीं गया था। इसी रहस्यमय गुफा की कहानी आज हम देखेंगे। हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत होती है थाईलैंड के बैंचोंग नाम के जगह से, जहाँ पे बच्चों की एक फुटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही होती है और उसी में एक टीम मेंबर का बर्थडे था, जो सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग एक केव में जाने वाले थे, जिनके साथ उनका कोच भी आने वाला था। तो वही दूसरी जगह इन बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो सबके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं ताकि उस बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। वही दूसरी जगह हम देखते हैं कि सभी बच्चे कोच के साथ अपनी साइकिल लेकर थाम लुआंग नाम के बहुत ही बड़ी केव में पहुंच जाते हैं और एडवेंचर के चलते चलते ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं केव के अंदर रास्ते काफी छोटे होते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते करीब करीब ये लोग 1 किलोमीटर दूरी पर चले जाते हैं। इस जगह को चेंबर 3 कहा जाता है और कुछ ही देर में बाहर बारिश शुरू होने लगती है। तो वही दूसरी तरफ सारे पेरेंट्स पार्टी के लिए बच्चों का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। सब लोग काफी परेशान होते हैं। लेकिन तभी एक बच्चा जो केव में नहीं जा सका था वो इनको बताता है कि सारे बच्चे खेलने के लिए केव में गए थे। अब ये सुनकर पेरेंट्स काफी डर जाते हैं, क्योंकि हवामान खाते ने बताया था कि मौसम काफी खराब होने वाला है और अभी लगभग शाम हो गई थी। 6 से 7 घंटे हो गए थे उन्हें केव में जाकर। इसलिए ये लोग अब गवर्नमेंट को कॉल करते हैं और गवर्नमेंट तुरंत रेस्क्यू डिपार्टमेंट को वहाँ पे बुलाता है, जो काफी सारे ऑक्सीजन सिलेंडर और इक्विपमेंट लेकर आते हैं। रात का 1 बज गया था, घमासान बारिश हो रही थी और वे लोग अंदर जाने वाले थे। तभी वहाँ पे वर्न नाम का एक ब्रिटिशर आता है जो वहीं पे रहता था। उसे केव की काफी जानकारी थी और उसके पास एक नक्शा भी था। वो रेस्क्यू टीम और गवर्नर को सजेस्ट करता है कि उन्हें ब्रिटिश के केव रेस्क्यू टीम से बात करके उन लोगों को यहाँ पे बुलाना सही रहेगा। ये केव काफी बड़ी थी और वहाँ पे पानी भी भर रहा था। अब रेस्क्यू टीम के कुछ स्कूबा डाइवर बच्चों को ढूंढने के लिए अंदर चले जाते हैं और अपने साथ एक रस्सी भी लेते हैं ताकि ये लोग रास्ता ना भटक पाए। हम देखते हैं जब बच्चे यहाँ से गुजर रहे थे तब रास्ता था, लेकिन अब पूरा पानी भर गया था और ये लोग भी चेंबर 3 तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमने बच्चों को आखिरी बार देखा था। लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं मिलता। अब रातों रात ये बात मीडिया में भी फैल जाती है। अब देखते देखते सुबह के 5 बज गए थे और सभी पेरेंट्स केव के बाहर ही बैठे रहते हैं और कुछ देर के बाद वो सारे डाइवर्स वापस आते हैं। तब उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि वो जख्मी हालत में बाहर आए थे, जिन्हें देख पेरेंट्स भी काफी डर जाते हैं। अब केव के अंदर काफी पानी था, इसीलिए वहाँ पे पंप लगाकर पानी निकालने की भी कोशिश की जाती है और सुबह तक ये न्यूज पूरे देश में फैल जाती है। काफी लोग यहाँ पे मदद के लिए आते हैं और न्यूज रिपोर्टर भी आ गए थे और सुबह मिनिस्टर आकर गवर्नमेंट को डांट लगाते हैं कि उन्होंने अभी तक बच्चों को ढूंढा नहीं है। तभी यहाँ पे थैनेट नाम का एक वाटर इंजीनियर भी आता है जो दूसरे शहर में था और वो गाँव वाले एक आदमी को बताता है कि पानी दरअसल पहाड़ी के ऊपर से आ रहा है, इसलिए उन लोगों को पहाड़ी के ऊपर जाकर जितने भी सिंक होल होते हैं उन्हें बंद करना होगा, जिससे कि केव में पानी जाना। फिर वो बुजुर्ग इंसान उसे जंगल में लेकर जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सिंक होल से पूरे केव भरे जा रही थी और वो उन्हें बुझाने लगते हैं और इसी तरह दूसरा दिन भी बीत जाता है और ऐसे ही एक एक करते करते 5 दिन बीत गए थे और रेस्क्यू टीम को बच्चों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो 13 बच्चे केव में फंस गए थे। अब 13 बच्चे केव में फंस गए हैं, ये बात सोशल मीडिया के थ्रू बाहरी देशों में भी फैल जाती है। वही हम इंग्लैंड में रिक को देखते हैं, जिसे उसका दोस्त जॉन ने कॉल किया था। दोनों भी ब्रिटिश के केव रेस्क्यू टीम के मेंबर्स होते हैं। जॉन पहले फायर फाइटर ऑफिसर था। दोनों भी इसी किस्से के बारे में बात कर रहे होते हैं और रिक उसे बताता है कि थाईलैंड के गवर्नमेंट ने हमें मदद के लिए बुलाया है, इसीलिए दोनों भी तुरंत थाईलैंड के लिए रवाना होते हैं और वहाँ पहुंचकर वे लोग रेस्क्यू डिपार्टमेंट से बात करते हैं और उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। अब रिक और जॉन दोनों भी केव में और भी अंदर चले जाते हैं और रास्ते में उन्हें फिट करने वाले लोग दिखाई देते हैं। फिर वे लोग रस्सी के सहारे एक टी जंक्शन के लोकेशन तक भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ऊपर से काफी तेज पत्थर और पानी गिर रहा था, जिसके बाद वे लोग वापस जाने लगते हैं। लेकिन वापस आते वक्त वो देखते हैं कि पंप लगाने वालों में से एक आदमी वहीं पे फंसा रह गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा पैनिक और डरा हुआ था। अब ऐसे स्टेट में जॉन उसे अपना ऑक्सीजन मास्क देकर रिक के साथ बाहर जाने को कहता है और खुद वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि वो खुद काफी एक्सपीरियंस था। जिसके बाद रिक उस आदमी को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन बीच में वो आदमी काफी डर जाता
जाता है और पैनिक होकर झटपटाने लगता है, जिसकी वजह से रिक को बाहर आने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन कैसे तैसे वे लोग बाहर आ ही जाते हैं। अब रिक वापस जाकर जॉन को मास्क दे देता है और फिर दोनों भी बाहर आते हैं और दोनों भी गवर्नर को बताते हैं कि 1.5 किलोमीटर अंदर केव में कोई भी नहीं था। अब पूरे 7 दिन हो जाते हैं और बच्चों का कुछ भी पता नहीं चलता। इसी बीच में वहाँ पे समन आता है जो कि एक ड्राइवर था और वो कैप्टन को पहले से जानता था। कैप्टन उसे बाकी टीम से मिलवाता है, लेकिन इसी दरम्यान एक पिता आकर सबको गिड़गिड़ाने लगते हैं कि कैसे भी हमारे बच्चों को बाहर निकालो और सारे दुखी हो जाते हैं। अब यहाँ पे गवर्नर को दुनिया में हर जगह से मदद आ रही होती है और वे लोग 1600 मीटर आगे जाने का प्लान करते हैं। जिस डिस्कशन में लोकल ड्राइवर सजेस्ट करते हैं कि उन्हें बारिश रुकने का इंतजार करना होगा ताकि पानी कम हो। काफी आर्ग्यूमेंट के बाद ये लोग रुकने का ही फैसला करते हैं। अब गवर्नर पहाड़ी के दूसरे तरफ जाते हैं और उन्हें तानेत नाम का आदमी मिलता है जो सजेस्ट करता है पहाड़ से जो पानी आ रहा है उसका बहाव दूसरे तरफ मोड़ना चाहिए जहाँ पे खेत है, जिसके लिए उन्हें लोगों से बात करनी होगी। जिसके बाद गवर्नर गांव के लोगों से बात करके उन्हें बताते हैं कि पानी अब यहाँ पे छोड़ने वाले हैं, जिसके कारण खेत बर्बाद हो सकते हैं। अब गांव वाले बच्चों को बचाने के लिए मान जाते हैं। वही दूसरी तरफ जॉन और रिक को देखते हैं, जहाँ पे जॉन को लग रहा था कि इतने दिन अंदर कैद रहने के कारण अब बच्चों का बचना काफी मुश्किल है। तो वही दूसरी तरफ मॉन्क केव के यहाँ पे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। अब 10वें दिन जब बारिश रुक जाती है तब गवर्नर की परमिशन से रिक और जॉन दोनों भी अंदर जाते हैं। साथ ही उन्हें एक वीडियो कैमरा भी दिया जाता है जिससे कि अगर उन्हें कुछ भी मिला तो वो रिकॉर्ड कर पाए। इस बार वो दोनों भी टी जंक्शन यानी 1600 मीटर से आगे जाते हैं। उन्होंने अपने साथ एक और रस्सी ली होती है, लेकिन ये लोग इतना आगे जाते हैं कि वो रस्सी भी लगभग खत्म हो जाती है। ये लोग दरअसल 2500 मीटर गहराइयों में चले गए थे। इन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता और ये लोग वापस ही आने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक छोटे से कोने से उन्हें कुछ उजाला दिखने लगता है, जो कि देखकर ये लोग हैरान होते हैं। और उस छोटे से रास्ते से अंदर जाने के बाद उन्हें फाइनली वहाँ पे बच्चे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर जॉन और रिक दोनों हैरान होते हैं कि ये अभी तक जिंदा है। बच्चे भी उन्हें देखकर रोने लगते हैं और थैंक यू कहने लगते हैं, धन्यवाद करने लगते हैं, ताकि 10 दिनों के बाद कोई तो उन्हें बचाने के लिए आया है। ये देखते हुए ये दोनों भी बच्चों को हौसला देते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे लोग काफी बहादुर हैं। 13 के 13 बच्चे वहाँ पे होते हैं और वो सबका वीडियो निकालते हैं, जहाँ पे इन बच्चों का कोच सबसे माफी मांगता है बच्चों को इस मुसीबत में डालने के लिए। लेकिन बच्चे उन्हें बताते हैं कि कोच की वजह से ही हम जिंदा है, क्योंकि उनके कोच ने उन्हें हिम्मत दी थी और मेडिटेशन करते हुए शांत रखा था। रिक वहाँ पे देखता है कि बच्चों ने बाहर जाने के लिए रास्ता भी बनाने की कोशिश की थी, जिसे देखकर वो हैरान होता है। रिक और जॉन उन्हें बताते हैं कि वो सिर्फ 2 ही लोग आए हैं, जिनके कारण इन सारे लोगों को वापस नहीं लेके जा सकते, लेकिन जल्दी यहाँ पे डॉक्टर और खाना और बाकी ड्राइवर्स भी आएंगे जो उन्हें वापस लेकर जाएंगे। और इसके बाद ये लोग अपने टॉर्च उन्हें देकर वापस चले जाते हैं। अब दोनों भी बाहर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि सारे बच्चे जिंदा है और उन्हें वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर यहाँ पे पूरा खुशी का माहौल छा जाता है। पेरेंट्स भी काफी खुश होते हैं और अपने बच्चों का वीडियो देखने लगते हैं। पूरी दुनिया में ये न्यूज फैल जाती है। लेकिन वही सब लोग खुश थे तो जॉन और रिक इस बात से काफी परेशान हुए थे। यहाँ पे जॉन गवर्नर से कहता है कि आप लोग झूठी उम्मीद में मत रहना कि बच्चे वहाँ पे सेफ है, यानी वो जिंदा ही वापस आएंगे, क्योंकि 2500 मीटर ये कोई कम डिस्टेंस नहीं है। उन्हें वापस लाने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वे लोग पानी में पैनिक हो सकते हैं। और वो बताता है कि कैसे 100 मीटर के रास्ते में वो पंप वाला आदमी फंसा था और उसे निकालने के टाइम वो इतना घबरा गया था कि लगभग मर चुका था। और ये तो बच्चे हैं जो 2500 मीटर पर है। रास्ते में ही अगर ये लोग पैनिक स्टेट में गए तो वहाँ पर क्या होगा इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये दरअसल रियलिटी चेक था। अब अगले दिन डाइवर की एक टीम अंदर चले जाते हैं और वे लोग रिक और जॉन ने रखी हुई रस्सी को ही फॉलो करते हुए बच्चों तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें देखकर सभी लोग खुश होते हैं और साथ ही उन्हें खाना और टॉर्चेस दी जाती है। अब डॉक्टर भी आए हुए थे जो कि उन्हें चेक करते हैं। अब थोड़े समय के बाद ये सब लोग जो आए हुए थे उन्हें समझ आता है कि उनके पास वापस जाने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए टीम में से कुछ लोग बच्चों के पास ही रुकते हैं और बचे हुए डाइवर्स वापस जाते हैं, जिसमें बाहर निकलने तक डाइवर्स की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। यहाँ पे गवर्नर पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चों को खाना वगैरह प्रोवाइड किया गया है और डॉक्टर ने भी उन्हें चेक कर लिया है। जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ पेरेंट्स गवर्नर के ऊपर ही भड़क जाते हैं कि आप लोग कब से कोशिश ही कर रहे हो, उन्हें बाहर नहीं निकाल रहे हो। रिक और जॉन दूर से ये सब कुछ देखते हैं और अपने जानकार डाइवर्स को यहाँ पे बुलाने की बात वो करते हैं, जिनमें डॉक्टर हैरी भी शामिल होते
होते हैं। अब 14वें दिन तक जेसन, क्रिस और डॉक्टर हैरी ऐसे 3 लोग इन दोनों के बुलाने पर वहाँ पे आते हैं और जेसन और क्रिस केव में बच्चों के पास जाते हैं और उन्हें सामान देते हैं। क्रिस को उनकी हालत देखकर बहुत ही डर जाता है और साथ ही उन बच्चों को उनके पेरेंट्स ने लिखे हुए लेटर्स भी देते हैं और बच्चों को भी उनका लेटर पेपर पे लिखने के लिए कहते हैं। अब पेरेंट्स से दिए हुए लेटर्स को वो कोच पढ़ता है जो कि काफी इमोशनल होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि पेरेंट्स उसे ही ब्लेम करेंगे क्योंकि इन सब में वो बड़ा था, लेकिन उल्टा पेरेंट्स उसे ही धन्यवाद कर रहे थे क्योंकि उसी ने बच्चों का ख्याल रखा था। अब यहाँ पे डॉक्टर हैरी भी आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर हैरी को बाकियों जितना एक्सपीरियंस नहीं था डाइविंग में और हैरी एनेस्थेशिया एक्सपर्ट होता है, यानी बड़े ऑपरेशन के पहले हैरी जैसे डॉक्टर पेशेंट को एक इंजेक्शन देते हैं जिसके कारण पेशेंट कोई भी पेन फील नहीं करता क्योंकि पेशेंट अपने सेंसेस में नहीं होता उस समय। यहाँ पे रिक का सीक्रेट प्लान ये होता है कि इन सारे बच्चों को एनेस्थेशिया दिया जाए और इसी तरह बच्चों को बेहोश करके पानी से बाहर निकाला जाए क्योंकि इससे बच्चे कम से कम ऑक्सीजन यूज करेंगे और वो पैनिक भी नहीं होंगे। लेकिन ये सुनकर हैरी बिल्कुल भी मना कर देता है क्योंकि इसमें बच्चों की जान भी जा सकती थी और अगर उन्हें बीच में ही होश आया तो वो काफी घबरा जाएंगे और शॉक के मारे मर भी सकते थे। इसके बाद रिक और जॉन उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालते। अब 15वें दिन डाइवर्स फिर अंदर जाते हैं जिसमें सामन और चान नाम के 2 डाइवर्स होते हैं, लेकिन एक जगह आने पर सैमन की बैग रस्सी में फंसती है और उसे खींचातानी में उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी लीक होने लगता है, लेकिन तभी सैमन उसे ठीक कर देता है। लेकिन तब तक उसके पास बहुत ही कम ऑक्सीजन बची थी, लेकिन वहीं उसका दोस्त और बाकी के टीममेट्स सारे आगे निकल चुके होते हैं और सैमन वहाँ पे अकेला ही स्ट्रगल कर रहा होता है। वही कुछ दूर जाने के बाद सैमन की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और वो वहीं पे मारा जाता है। जब उसके टीम मेंबर्स को पता चलता है तब उन्हें काफी दुख होता है और उसकी लाश निकालने पर सभी लोग बहुत ही दुखी होते हैं और इसलिए गवर्नर फिर से किसी को भी अंदर जाने से मना कर देते हैं और उन्हें रियलाइज होता है जो जॉन और रिक ने कहा था वो सही था। अब यहाँ पे रिक और हैरी भी इस सारी चीजों को देखते हैं और उन्हें समझ आता है कि वहाँ पे पैनिक होने की या फिर ऑक्सीजन खत्म होने के चांसेस काफी है, इसीलिए वो गवर्नर को अपने पहले के प्लान के बारे में बताते हैं, यानी कि बच्चों को बेहोश करके लाने का। गवर्नर उससे पूछते हैं कि इसमें रिस्क कितना है, तभी हैरी बताता है कि सच बताऊं तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि सभी जिंदा वापस आएंगे या नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि यही एक रास्ता बचा हुआ है क्योंकि 15 दिनों से वो बच्चे ऑलरेडी अंदर है और डरे हुए हैं। अब पानी में उन्हें और कुछ घंटे बिताने होंगे जिसमें वो और पैनिक हो सकते हैं। अब यहाँ पे मिनिस्टर भी आता है और वो इन लोगों को अपने प्लान में आगे जाने के लिए कहता है और साथ ही वो गवर्नर को ये भी कहता है कि इसे अपने बीच में ही रखो और सारी जिम्मेदारी मिनिस्टर खुद पे लेता है। अब 16वां दिन था और दुनिया भर के लोग और रिपोर्टर्स थे उन्हें वहाँ से हटाया जाता है। अब यहाँ पे एक पेरेंट जॉन और रिक को मॉन्क ने ब्लेस किया हुआ एक धागा देते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। रिक इन सारी चीजों को नहीं मानता था लेकिन फिर भी वो धागा रख लेता है। अब यहाँ पे हैरी सभी को इंजेक्शन लगाने की प्रोसीजर समझा रहा था जिसमें वो लोग बच्चों को केटामिन केमिकल देंगे और साथ ही केव के बाहर मेडिकल टीम भी तैयार कर दी रहती है। वो लोग केव में जाते हैं जहाँ रिक जरा पीछे रुकता है और आगे क्रिस, जॉन, हैरी और जेसन जाते हैं। बच्चों के पास पहुँचने पर वो चैन को बताते हैं कि वो एक बार में सिर्फ 4 बच्चों को ही बाहर लेके जाएंगे। अब जिसके बाद ये लोग सबसे पहले चाय को तैयार करते हैं, लेकिन वो छोटा होता है इसीलिए उसे मांस फिट नहीं होता और उसे रुकना पड़ता है। उसी जगह दूसरे बच्चे को तैयार करते हैं और हैरी उसे बातों बातों में इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो बच्चा बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो बच्चे के हाथ पैर बांधकर उसे मास्क पहनाते हैं और जेसन उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। इसके बाद दूसरे बच्चे को उसी तरह तैयार किया जाता है। यहाँ पे जेसन को काफी मुश्किल होती है उस बच्चे को लेकर जाने में और किसी तरह बच्चे को लेकर वो रिक तक पहुँच जाता है। अब जेसन उस बच्चे को आगे लेके जाता है लेकिन वो बच्चा जगने लगता है और काफी पैनिक स्टेट में होता है, लेकिन तभी जेसन उसे एक और इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और इसी तरह दूसरा बच्चा जॉन और तीसरा बच्चा क्रिस के साथ आ जाता है। जॉन आधे रास्ते में देखता है कि बच्चा सांस नहीं ले रहा है, लेकिन वे लोग कुछ देर तक रुकते हैं जिसके बाद वो बच्चा शांत होता है और सांस लेने लगता है। जॉन फिर उसे रेडी करके अपने साथ लेकर जाता है। तब तक पहला बच्चा बाहर निकल जाता है और उसे सीधा मेडिकल हेल्प के लिए लेके जाते हैं। वैसे ही दूसरे बच्चे को भी निकाला जाता है और इसी तरह ये चारों बच्चे एक एक करके निकल आते हैं।
और वो लोग रूम में आकर एक दूसरे को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम था। अब 17वां दिन था और डाइवर्स फिर से उसी तरह बच्चों को तैयार करते हैं और इस बार उनके पैरों में खाली प्लास्टिक की बॉटल्स भी लगाई जाती है जिससे कि वो ऊपर की तरफ ही रहे। इसी तरह कुछ बच्चों को बाहर लाया जाता है। रात के समय में बहुत बारिश होने लगती है। वही 18वें दिन देखते हैं केव के स्टार्टिंग में बहुत पानी होता है और आसपास के जो खेत थे वो भी पानी में डूबे हुए थे। डाइवर्स की टीम वापस से अपनी तैयारी शुरू करती है और थोड़े समय के बाद बच्चों तक पहुंच जाते हैं और आज वो किसी भी हालत में सबको बाहर निकालने वाले थे। चाय के लिए लाया हुआ मास्क अभी भी फिट नहीं हो रहा था लेकिन जेसन उसे ठीक कर देता है और वे लोग बच्चों को लेकर निकलते हैं। सबसे आगे जॉन, उसके बाद क्रिस, जिसके बाद रिक और बाकी डाइवर्स को कुछ देर में आने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे बीच में क्रिस अपने हाथ की रस्सी खो देता है और काफी ढूंढने के बाद उसे इलेक्ट्रिक केबल मिलती है जिसे वो पकड़ते हुए एक जगह पे पहुंच जाता है। क्रिस यहाँ पे काफी डरा हुआ था। वो पानी से ऊपर आकर बच्चे को चेक करता है और वहीं पे बैठ जाता है किसी का आने का इंतजार करते हुए। अब जेसन और जॉन अपने अपने बच्चों को लेकर बाहर आते हैं। तभी पीछे से आ रहे रिक को क्रिस मिल जाता है। वो उसे काफी तसल्ली देता है और कहता है कि मैं जल्दी बाहर जाकर हैरी को भेजूंगा और इसी तरह रिक भी अपने साथ लाए हुए बच्चे को बाहर लाता है। क्रिस जो कि डरा हुआ था उसके पास हैरी आता है और वो बच्चे को चेक करके उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है और तब हैरी, वो बच्चा और क्रिस तीनों भी थोड़े समय बाद बाहर आते हैं। अब आखिर में डाइवर्स की ही टीम बची थी जिन्हें तेज बहाव में पत्थरों का सामना करना पड़ता है जिसमें वो काफी जख्मी भी होते हैं लेकिन किसी न किसी तरह वो बाहर आ जाते हैं और इसी तरह ये लोग सारे बच्चों को बाहर लेके आते हैं और डाइवर्स भी बच जाते हैं और हर जगह पे खुशी का माहौल फैल जाता है और सब लोग आकर डाइवर्स को शुक्रिया करने लगते हैं। अब सभी डाइवर्स रूम में आकर अपना अपना सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी क्रिस आता है जो केव के अंदर अटक गया था और सॉरी बोलते हुए वो रोने लगता है लेकिन सब उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि उसने अपना काम काफी अच्छे से किया है और अभी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे हैरी के पिता गुजर गए थे लेकिन वो यहाँ पे बच्चों को बचाने के लिए आया था। अंत में सभी पेरेंट्स हॉस्पिटल में अपने बच्चों को सही सलामत देखकर खुश होते हैं। ये दुर्घटना असल में थाईलैंड में हुई थी 2018 में। इस पूरे ऑपरेशन में 5000 से ज्यादा लोग और 17 से ज्यादा देशों ने अपने अपने तरफ से मदद भेजी थी और ये मूवी शहीद हुए सैमन और बेरूत नाम के नेवी सील जिनकी मौत ब्लड इन्फेक्शन से हुई थी उन्हें एक ट्रिब्यूट है।